सुधा के पिता से चंदर कहता है कि सुधा मान गई है। इधर चंदर के मन को जाने कैसा विश्वास है कि सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं शालिनी आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ आगे की कहानी के साथ। तो आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो। आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लगा तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठ जाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने इतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है। आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा। अपने मन का सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे पर वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंखों के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया। लेडी नॉर्टन का एक गीत। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते। मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा और सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मैं निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई। ना मालूम है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एक टक देखा करती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का पम्मी के कंधे पर। चंदर ने थोड़ी देर सुधा की ओर देखा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है ये तुमने कभी नहीं बताया था। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश कि बजाय लेडी नॉर्टन के ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई।
चलो चंदर, चलें अब। चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है, बैठे ही बैठे बदन उमेठते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हो। रात भर वो बेचैन रही, आधी पगली सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिंती को भी बुलाकर पास बिठा ली। कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे रहे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि ये कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला ला। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? और उसके बाद कमजोरी से हांफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया है कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है। और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस डॉक्टर साहब चंदर को देखते ही कहे। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंखें बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे अंगारों की आंच छन कर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, इनसे कह दो कि जाएं यहां से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, क्यों सुधा, पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर के छाह से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हांफती हुई आवाज में बोली, बिंती, इनसे कह दे कि जाएं यहां से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा। और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गहरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत हो बड़ी दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? मेरा कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हांफने लगी। अपमान? किसने किया तुम्हारा अपमान सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई हूं तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर साहब, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, बजाय इसके कि तुम कुछ कहो। तुमने मुझे खुद भी इसी भट्ठी में ढकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, फिर सुर झुकाए हाथों पर रखा और बैठा रहा। सुधा थोड़ी देर हांफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का?
उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखकर कहा, क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक रहा है। ऐसी बातें सुनकर तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट लेते। तुमने क्यों नहीं डांटा? एक दिन मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर आई है क्यों हो? मैं कहती हूं जाओ यहां से, दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वो क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सुधा को क्या हो गया है। परसों शाम को वो इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर ये क्या? अंतर्द्वंद ने ये कैसा रूप ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपने सांसों से सुधा का निर्माण किया है। सुधा को तिल तिल बनाया है, सजाया है, संवारा है। फिर सुधा कमजोर क्यों? क्या उसने ये सस्ता रास्ता अख्तियार करके भूल की है? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? मानो उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है। लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? ये तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो चंदर की आत्मा में इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम में ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह, तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों? उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा? हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी रोक नहीं पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने मैंने क्या किया? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं ही जान सकता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है? मुझको सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है?
बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाइयों से क्यों ढकेल देना चाहते हैं। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें छलछला आईं। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगे, घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत, दीदी बीमार हैं। इस तरह आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया है। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने खींच कर उसे बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वही खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए पर मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे, पापा चले गए। उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदलती रही, तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबा कर लेटी रही। पलकों से कितनी ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसल कर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुपचाप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई है, जरा लॉन पर चले। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना। छी, ऐसा कुबोल बोला ना करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर का सिर को अपने गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ यहाँ, तू गवाह रहेगी, ताकि बाद में चंदर ये ना कह सके कि सुधा कमजोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो ये कोई पाप तो नहीं। तुम जानते हो चंदर, तुम जितनी मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो ये अपराध तो नहीं। नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर द्वंद के क्षण में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सारी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे दुख अपनी दुर्बलताओं पर खुद शर्म आने लगी है। आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था।
मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुम्हें प्यार किया है। मैं समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन ये न तुमसे छिपा है न मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी। मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतना रोई थी, इतना खींची थी। बाद में मैंने सोचा ये गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैंने अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसीलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में खींच अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुरा कर बोली, ना ऐसे मत देखो, ये मत समझो कि आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम भी दुखी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा ये मैं भी समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी, सशक्त रहूँगी और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उस पर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी ना रह पाई और फिर उन्होंने वह भावना, उपासना ना दे पाई और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ तो तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है तो तुम उन पर सभी के जीवन में ही वह क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन में अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी ना घटे। जितना बांटो उतना बढ़े और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारा पति कोई भी कभी भी असंतोष उसे क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा है कि उसकी जिंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है, मैं तुमसे इस पर विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हो, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम ही अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांव से टिककर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है और बैसाख को कुछ 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर वह बैठकर बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना, जो कहोगे हम करते जाएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं, चंदर ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी, एक दिन भर की उमड़ी हुई धूल और बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अनुराई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे उड़ रही थी।
चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी भी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? देखो बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अभी देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को ये सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों ऐसे पड़े थे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू। बिनती ने हंस कर कहा, दीदी ठीक कर दिया मैंने। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो ठीक है। हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रही हैं। अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई। बैसाख पूर्णे के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। ये बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी ही आ रही है हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर के कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन से उसका बहुत दब ढब कर रहना होगा। वो बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख ले। बुआ ने उसको समझाया था कि उसने गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह उनका कहना मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही है और महाराजिन रसोई में दूध चढ़ा रखी थी। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ मोटर तो आ नहीं रहे हैं। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो और फिर उसके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया, आंखें छल छल आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर कार की भोंपू सुनाई पड़ी और सुधा भागी। अरे ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले आओ चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, गया है, वहां से उसने मुझे भी बुलाया है। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहां से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है तो मैं आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। अब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा, चंदर ने कहा। अच्छा विदा।
पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा झेंप गई। चंदर ने कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे में दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़ कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे थे वे ठिंगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सब बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तू नहाए लो शंकरी, फिर चाय ठंडाए जई है, बुआ ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वो खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय में पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे के गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए और कुछ रुके भी नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रख दी। चंदर ने आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई ये लोग हमारी तरह छुआछूत नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, कच्चा खाना यहीं खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरिस्तानी है, हमारो धर्म बिगड़ी है, हिया के, बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही ये शादी तय कराई थी। लड़का बताना था तो दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफी से कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा, खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बुआ जी से कहे, यही बहू है जो लड़की थाल रख गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिंती, पहचानता हूँ नहीं, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूंगा और ज्यादा तड़क भड़क की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया। वे उठकर चली गईं और थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी। फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लेंगे? और बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंख उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसी आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। यही तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्ट प्रबल होती है, वरना हमारा सौभाग्य कहाँ था।
जब से मेरी पत्नी मर गई तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे या बहन कौन से बैस हो गई है, तुहे काहे नाही बहुरिया ले आऊ तो। सुधी के अकेल मन ना लागी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बात करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने में मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 से अधिक नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता है। अभी कैलाश का कोई इरादा नहीं है किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वो सुधा को बजाय घर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वो सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति के क्षेत्र में लाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं कि ये कितनी देर में जाएंगे। क्यों? कह रही हैं अब चंदर को थोड़े ही याद है कि सुधा भी इस घर में है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही इसकी। बिनती, तुम सुधा को कोई शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की बहुत बेशरम हो गई है, पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, ये माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, ये बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहें रीति रस्म अपने मन से कर ले। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में कमरा खाली करा दीजिएगा, शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। ये नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो ये भी कभी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वो इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही लें तो विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिएगा। रहा काम कम समय की तो सुबह से शीघ्र, फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना है। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक तो बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी ही कर लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए।
बुआ जी ने माला हाथ में ली और उसे उलट पुलट कर देखा और बोली, एक वही आए रहे जूता खोर, एक ठो कागज थमाई के चले गए और एक गहरी सांस लेकर चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में वो माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपा कर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब, बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। ये तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाएगी। ये भी तय हुआ कि बुआ जी गांव में जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया, चूंकि आदमी बहुत कमा रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिंती तक खरबूजा और शरबत लाकर रख गई। चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए कहा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बहुत खुश मालूम पड़ती हैं, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिंती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिंती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशआर लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा और कहा, बिंती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कह नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिंती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना काम कैसे चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा। एक आंसू गालों पर फिसल आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? छी! और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं? बिंती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो ये माला सामने रखकर देख रही थी कि इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसू नहीं है, मुझे गेसू बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी न हो सकी, तूफा भी हमारा हो न सका। वाह, ये पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसू होती तो बहुत सी बातें करते, सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुएं के नीचे गर्दन डाल देनी होगी, और पापा को भी क्या मालूम था कि जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई है और महीने भर बाद मेरी।
सुधा थोड़ी देर चुप रही और दूसरी बात उसकी है जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हम भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, अब इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा? आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है मेरे देवता। कभी कभी जाने किसी पुरानी बात मन में आ रही हैं और मन करता है कि मैं सोचते ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहां रहूंगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा? तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था? चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी से हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चले, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे ही उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि सुधा और चंदर दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा, सिर से झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों के सभी सामान हटकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहां एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती। गांव से एक महाराजे ने कहारिन 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवा कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पत्तले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी और तरकारी अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाए, इस पर बुआ, महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का बियाह कियो तो कतन्नियस जवान चलाए लियो, अब ही हम हर काम में हमरे टांग अड़ावा करत है, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगौरी डलवाई, चावल की कचौरियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महारिन ढोलक लेकर बैठ जाती थी, गीत गाती। बिनती भी उसमें शामिल रहती थी। सच पूछो तो सुधा के ब्याह को जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। उसके बाद नहा धोकर तरकारी काटती, फिर चाय बनाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपने मशीन पर बैठ जाती और 12 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जागकर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतना खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहन के। घर चमक उठा था जैसे रेशम।
लेकिन रेशम के दमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर एक प्राणी होता है, उदास स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण प्रतिक्षण प्रतीक्षा करने वाले रेशम का कीड़ा। घर के सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वो बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर वह कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिंती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिंती के आंसू छलछलाते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिंती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिंती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी ना किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने की, पुलिस लाइन, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, सामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाना परोसने के बर्तनों का इंतज़ाम और जाने क्या क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता तो जेठ की तपिश हुई दोपहरी में आकर तब बिंती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था वह सिर पटक दे और वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं हो? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर कुछ प्रतिवादन करते नहीं बनता था। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना कर दिए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र पर भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिंती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा ने कहा, उसे बुलाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूजे होंठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो, क्या कराए चंदर, अब किसका इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी, मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट पर आंसू पोंछ लिए। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी क्या बुरा भला मान पाऊंगी? फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपवा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसके लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारी पति देव ने आज्ञा दे दी तो जरूर आऊंगी आपके यहाँ। उसका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा न मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली।
चलो बिनती वहीं कार्ड ले चले, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएं, तुमसे बात करते जाएं। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं कर पाते। अब क्या करना है चंदर, जैसा कर रहे हो वैसा तो कर रही हूँ, जैसा कह रहे हो। अभी कुछ और बाकी है क्या, बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं। उठा के बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई है सब तो टांगे तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुम्हार हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया। सुधा और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से टूटता जा रहा था, छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपने मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल उठा था। लेकिन यहाँ जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पत्तलें, कालीनें, दरियाँ और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवाने और रखने पड़ते हैं, और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पत्तल ले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं, और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार सहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है, और जिस व्यक्ति की आदमी के हृदय का कड़ कड़ क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसी शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपये देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उसकी जिंदगी में अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था, एक पल भी उसे चैन नहीं था, एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वो बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थीं कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी, आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसा कर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वो खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी का दिन। सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पोंछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और जब होश आया तब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई, बारात आने के 1 दिन पहले, उस छत पर जहां सुधा पड़ी रो रही थी, और चंदर को ढकेल कर चली आई। क्या सुधा की शादी हो पाएगी या सुधा एन मौके पर शादी से इनकार कर देगी? ये जानने के लिए जरूर सुने गुनाहों के देवता के आगे की कड़ी। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।